हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलएलएस विद एसएस पे। आज मैं आपको मानव जनन का चौथा लेसन पढ़ाऊंगी, नर युग्मक जनन, जो कि एक निषेचन पूर्व घटना की एक घटना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करती हूँ। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन यानी युग्मक का निर्माण। युग्मक का जो निर्माण होता है वह युग्मक निर्माण निषेचन पूर्व की घटना होती है। निषेचन पूर्व में पहले ही समझाई हूँ कि निषेचन पूर्व घटनाओं में दो घटना होती है, एक युग्मक जनन की और एक युग्मक स्थानांतरण की। तो मैं युग्मक जनन आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। उसमें भी युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। मानव में दो प्रकार का युग्मक जनन होता है, एक नर युग्मक जनन और एक मादा युग्मक जनन। तो जो नर युग्मक जनन है वो मैं आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, और मादा युग्मक जनन मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। नर युग्मक जनन, जो कि नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, उसे शुक्राणु कहा जाता है। इस वजह से नर युग्मक जनन को आप शुक्राणु जनन भी कह सकते हो, उसे शुक्राणु जनन कहा जाता है। और उसे इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। नर युग्मक जनन को शुक्राणु जनन कहते हैं, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वह टेस्टिज में यानी वृषण में संपन्न होती है। तो मैं आपको वृषण का डायग्राम के माध्यम से, उसके चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। ये जो आप यहाँ चित्र देख रहे हो, ये चित्र है वृषण के टीएस की, यानी वृषण का जब आप अनुदैर्घ्य काट करोगे तो अनुदैर्घ्य काट टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारे जो भी गोल आकृति का है, ये सब जितना भी आप गोल आकृति का देख रहे हो, इसमें ये ट्यूब है, ये एक नली है। ये जो आप देख रहे हो ये एक नली है। इस नली को सेमनीफेरस ट्यूबुल बोला जाता है, यानी शुक्र जनन नलिका कहते हैं इसे। ये जो नली है, ये सारी नलियां एक ही है। ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारी ढेर सारी नलियां होती है। जब आप टीएस करोगे तो ये शुक्र जनन नली जो होती है वो बहुत सारी होती है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी, उसका जब मैं एलएस पढ़ा रही थी उस वक्त भी मैं आपको बताई थी कि ढेर सारी उसमें नलिकाएं होती है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। वो सेमनीफेरस ट्यूबुल ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी आकृति जो है वो सब बिल्कुल एक समान है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, यानी जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि सब में एक जैसी ही, एक समान ही होती है। ऐसा नहीं कि इस सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में अलग तरीके की प्रक्रिया होगी, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ऐसी कोई बात नहीं है। सब में एक जैसी प्रक्रिया होती है। इसलिए मैं आपको ये जो बीच में एक बना हुआ है, एक गोलाकृति का, मैं इसकी मदद से आपको पूरा नर युग्मक जनन यानी शुक्राणु जनन मैं समझाती हूँ। नर युग्मक जनन यानी शुक्राणु जनन जो इसमें निर्माण करता है वो कैसे करता है, इसमें क्या है कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये ये है, आप इसे देखिए। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल से लगी हुई एक कोशिका है। ये सब आप देखिए, ये सेमनीफेरस ट्यूबुल है। इस सेमनीफेरस ट्यूबुल से लगी हुई ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, इस कोशिका को जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहते हैं। इसे जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहा जाता है, क्योंकि यही एक कोशिका है जिससे वो जर्म गैमेट यानी वो जो युग्मक है शुक्राणु, उसका निर्माण होगा। तो इसे जर्मिनल एपिथेलियल कहते हैं। इसी कोशिका में बदलाव आता है, इसमें कुछ समय और कुछ रासायनिक प्रक्रिया के मदद से इसमें कुछ बदलाव आता है, और इसमें बदलाव आकर के आप धीरे धीरे देखिए कि ये इसमें बदलाव आता हुआ ये धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ता है, और ये कुछ ऐसा रूप ले लेता है जो आपको कुछ धागे जैसी आकृति दिख रही होगी। उसके ऊपर कुछ ऐसे सर जैसे भाग बने हुए हैं, ये शुक्राणु है। तो इस शुक्राणु का निर्माण जो है इस कोशिका से हुई है, जिसे जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से इसका निर्माण हुआ है। तो ये जो निर्माण होता है यहाँ से जर्मिनल एपिथेलियल से, जो इस शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया है, उसी को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन यहीं पर होता है।
जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है उधर से आप देखिए आपको कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं भी दिखाई देंगी, जैसे इधर आप देखिए और यहाँ देखिए, इधर देखिए। ये जो लंबी कोशिकाएं हैं इस कोशिका को सर्टोली की कोशिका कहते हैं, ये सर्टोली कोशिका कहलाता है, या फिर इसको सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका का कार्य होता है यहाँ पे इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने में। प्रक्रिया को संपूर्ण करने का कहने का अर्थ ये है कि इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने में जो पोषण चाहिए उस पोषण को प्रदान करती है ये कोशिका, जो सहायक कोशिका है। ये जो सहायक कोशिका होती है वो उसको संपूर्ण करती है। तो ये जो कोशिका है इसको सर्टोली की कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्टोली इसका जो नाम पड़ा वो एक वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक सर्टोली, उन्होंने इस कोशिका की खोज करी थी, इसलिए इसका नाम सर्टोली पड़ा। आप इसे सर्टोली की कोशिका भी कह सकते हो, ये सहायक कोशिका है। ये चीजें यहाँ पे है जो इसको पोषण प्रदान करती है ताकि ये प्रक्रिया पूरी हो सके। ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, ये कैसे पूर्ण रूप से ये संपन्न होता है, ये मैं आपको कोशिका विभाजन के माध्यम से समझाऊंगी, जिसके डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी अभी, जो बगल में बनाकर रखी हूँ। और आप पहले ये देख लीजिए कि ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल है, ये जो नलिकाएं हैं, ये जितनी भी नलिकाएं हैं आप जिधर भी देख रहे हो, ये सब जितनी भी नलिकाएं हैं अलग अलग से, उन सारे नलिकाओं के बीच में कुछ छोटा सा गैप है, थोड़ा बहुत उसमें छोटा छोटा आपको गैप नजर आएगा। ये जो आप देख रहे हो इसमें भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इस कोशिका को इंटरस्टिशियल की कोशिका कहा जाता है, इसे अंतराली कोशिका कहते हैं। अंतराली कोशिका जो है इसका भी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है इस शुक्राणु जनन में, क्योंकि यही है जो हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन स्रावित करता है, और उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो सिर्फ नर में ही स्रावित होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है और ये नर युग्मक जनन की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करता है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, इस इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेंच वॉन लेडिंग। फ्रेंच वॉन लेडिंग ने इन कोशिका की खोज करी थी, इसलिए उनके नाम पे इस कोशिकाओं का नाम पड़ गया और इसका नाम हो गया लेडिक की कोशिका, लेडिंग सेल। इंटरस्टिशियल की कोशिका भी इसे कहते हैं। और इस कोशिकाओं के साथ साथ बहुत सारी जो चीजें होती है, वो कुछ रक्त प्रवाह होता है, ये रक्त की कुछ कोशिकाएं होती है, रक्त की नलिकाएं होती है, वो सारी इसमें बहती है। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका में आखिर कैसा विभाजन होता है, जिससे कि ये विभाजित होकर ऐसी आकृति का रूप ले लेता है और जो जिसे कहते हैं शुक्राणु। तो आप इधर देखिए, ये जो डायग्राम मैं आपके लिए बनाकर रखी हूँ, एक्चुअली ये कोई डायग्राम नहीं है, ये एक आपको समझाने के लिए ये विभाजन का है, कोशिका विभाजन का चित्र है। ये कोशिका विभाजन कैसे होता है वो चीज आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हो, इस विभाजन को समझने से पूर्व आपको ये जानना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन जब होता है युग्मक जनन के लिए तो वो किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि जब भी हमारे शारीरिक कोशिकाओं में, यानी हमारे हमारे शरीर के किसी भी कोशिकाओं में अगर विभाजन होता है तो वो माइटोसिस कहलाता है, सूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन अगर कोई कोशिका युग्मक का निर्माण करता है, जो कि सिर्फ वो लैंगिक कोशिकाओं में ही संभव है, वो सिर्फ लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण करेगा, तो लैंगिक कोशिकाओं के निर्माण में सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे कि मियोसिस कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, जो मियोसिस कहते हैं, उसमें क्या प्रक्रिया होती है कि जो द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका कहने का अर्थ है जिसमें कि पूरी संख्या गुणसूत्र की होती हो। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र
46 होता है, एक कोशिका के अंदर 46 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र वो द्विगुणित कोशिका कहलाएगा। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वो जो द्विगुणित कोशिका है वो अगुणित में बदल जाती है, वो अगुणित कोशिका बन जाती है, यानी कि उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। जो गुणसूत्र की संख्या पूरी थी यानी पूरी 46 कोशिका थी, वो आधी होकर सिर्फ 23 बचेगी। तो इसे कहते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन केवल केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, शारीरिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। अब आप इस विभाजन को अच्छे से समझ पाओगे कि ये विभाजन में क्या दर्शाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये 2n लिखा हुआ है, 2n यानी पूर्ण संख्या, 2n यानी कि गुणसूत्र की पूर्ण संख्या, यानी ये द्विगुणित कोशिका है। ये द्विगुणित कोशिका जो है उसमें विभाजन होता है। ये द्विगुणित कोशिका को प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं। ये प्राइमोर्डियल सेल यानी कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल यहाँ पे मैं आपको बताई थी, ये जो जस्ट सेमनीफेरस ट्यूबल जनन नलिका से जुड़ी हुई जो कोशिका है उसको प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं, उसे जर्मिनल एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। ये कोशिका द्विगुणित होती है, ठीक है, ये कोशिका द्विगुणित होती है। इस कोशिका के निर्माण से आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण होगा जो अगुणित होगा। तो आप इसी चीज को यहाँ देखिए, जो जर्मिनल एपिथेलियल की कोशिका है वो द्विगुणित है, वो पहले गुणन करती है। शुरू में ही उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो जाता। अर्धसूत्री विभाजन होने से पूर्व उस कोशिका में, प्राइमोर्डियल की कोशिका में पहले गुणन की प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ये पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में आएगा, यानी कि गुणन के अवस्था में होगा। तो जो ये एक कोशिका है वो कोशिका में गुणन करके इस कोशिका से विभाजन होकर दो कोशिका बनकर तैयार होगी, यानी ये एक कोशिका गुणित होकर दो कोशिका में बदल गई। और ये दोनों ही कोशिका अपने जनक के समान होती है, यानी ये भी द्विगुणित है और ये दोनों भी द्विगुणित है। और वापस फिर ये दोनों कोशिका में वापस फिर से विभाजन होता है, फिर से मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर से गुणन होता है, और गुणन करके ये चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। वो चारों कोशिका भी द्विगुणित ही होती है, यानी पूरी संख्या होती है इसके अंदर। तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल, एक प्राइमोर्डियल सेल से, एक जर्मिनल एपिथेलियल कोशिका से जो चार कोशिका द्विगुणित कोशिका ही, अगुणित अभी नहीं हुई है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है या गुणन अवस्था है, तो गुणन की प्रक्रिया हो रही है, तो गुणन की प्रक्रिया से चार गुणित करके बिल्कुल एक समान ही वह तैयार हुई है। तो इन चारों कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल जो है, ये जो कोशिका है, ये अगली अवस्था में प्रवेश करती है और उस अवस्था को कहा जाता है ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि की अवस्था होती है। यानी जब ये जनक से निर्मित होता है ये चारों कोशिका, तो ये चारों ही कोशिकाएं बहुत ही इमेच्योर यानी अपरिपक्व होती है, ये आगे चलकर गुणन नहीं कर सकती, तो इसमें वृद्धि होना जरूरी है। तो इसमें वृद्धि होने के बाद ही आगे ये गुणन कर पाएगा। तो ये वृद्धि की अवस्था में प्रवेश करती है, और वो वृद्धि करने के बाद जब वो वृद्धि कर रही होती है तब उसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, या फिर आप इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कह सकते हो, प्राथमिक शुक्राणु जन कह सकते हो उसे, इसे प्राथमिक शुक्राणु जन भी कहते हैं, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके लिए सही रहेगा। आप इंग्लिश के हो या हिंदी के हो, वो आपको इंग्लिश ही ज़्यादा बायो में जानना होता है, तो आप इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहिए। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूर्ण रूप से ग्रो कर जाता है, वृद्धि कर लेता है, और जब ये परिपक्व हो जाता है तब इसमें फिर से विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद इसमें से वापस फिर पहला जब विभाजन होता है तो वो विभाजित होकर दो बिल्कुल एक समान ही कोशिका तैयार करता है। अभी भी इसमें आधी संख्या नहीं होती है, इसमें पूरी ही संख्या होती है।
ये विभाजित करके दो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक समान अपने जनक के एक समान की कोशिका तैयार करता है और यह कोशिका को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है और ये जो विभाजन है ये मियोसिस का ही विभाजन है, लेकिन इसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ये मियोसिस की पहली अवस्था है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस जो होता है, वो मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है। अगर आप माइटोसिस पढ़ते हो, जानते हो, तो माइटोसिस जो है, सूत्री विभाजन जो है, वो सिर्फ एक ही बार कोशिका विभाजित होती है और कोशिका का निर्माण हो जाता है। परंतु जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें 2 बार विभाजन होता है। तो पहली अर्धसूत्री विभाजन जो होती है, पहली में उसमें सिर्फ एक समान गुणसूत्र वाली कोशिका तैयार होती है। फिर जब दूसरा विभाजन होता है, जब वो कोशिका आगे चलकर फिर से विभाजित होती है, यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाकर ये कोशिका तैयार होती है और वो कोशिका अर्धगुणित होती है, अगुणित कहलाती है, यानी हैप्लॉइड कहलाती है। ये द्विगुणित थी, द्विगुणित से दुगुणित होकर वो गुणित हुई, उसके बाद जाकर ये आखिर में अगुणित में प्रवेश करती है और 4 अगुणित कोशिका बनकर तैयार हो जाती है। तो जब मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो कोशिका तैयार होती है, उस कोशिका को कहते हैं स्पर्मेटिड्स। उस कोशिका को कहा जाता है स्पर्मेटिड्स, जो 4 कोशिका होती है और वो अगुणित है। इसी पूरी प्रक्रिया को, यानी कि ये जो प्राइमोर्डियल सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इस कोशिका से ये स्पर्मेटिड बनने तक की जो प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है शुक्राणु जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये ग्रोथ फेज से मैचुरेशन फेज में आ जाता है। जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है वही मैचुरेशन फेज कहलाता है, यानी परिपक्व की अवस्था होती है। ये परिपक्व की अवस्था यहाँ पर आ जाती है। जो स्पर्मेटिड्स है वो अभी शुक्राणु नहीं है, उसे अभी शुक्राणु नहीं कहेंगे, सिर्फ ये शुक्राणु की कोशिका है। शुक्राणु पूर्ण रूप से एक जो चलनशील शुक्राणु होता है, उसे मैच्योर होने में, परिपक्व होने में और भी समय लगता है। वो जाकर आगे चलकर वो जब वास डिफरेंस में आ जाता है, जब शुक्र नली का में वो प्रवेश करता है, तब जाके वो जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्म, यानी स्पर्मेटिड्स स्पर्म नहीं है, स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदलेगा, वो शुक्राणु में बदलेगा। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक के बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये प्रक्रिया एक सेमनीफेरस ट्यूबुल शुक्र नली के अंदर होती है। ये शुक्र नली है, ये जर्मिनल एपिथेलियल है, ये दुगुणित कोशिका है। दुगुणित कोशिका से ये विभाजित होकर बहुत सारी दुगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर वो मैच्योर होता है, यानी वो वृद्धि की अवस्था में प्रवेश करता है। वृद्धि की अवस्था में प्रवेश करने के बाद वो परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन होकर वो जो है अर्धसूत्री विभाजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि फिर दुगुणित कोशिका ही तैयार होती है। फिर जाकर वो फिर से वापस दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करता है, तब उसमें से कुछ ढेर सारी अगुणित कोशिका बनकर तैयार होती है। ये जो अगुणित कोशिका बनकर तैयार होती है, यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फिर ये जब परिपक्व होकर ये धागे जैसी आकृति, ऐसे सर और धागे वाली जब आकृति बनती है, तो वो प्रक्रिया अलग होती है, जो कि मैं आपको बाद में अगली वीडियो में समझाऊंगी। इसमें कैसे ये कोशिका इस तरह की आकृति में बदल जाता है, ये मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक बनने की प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन कहलाता है। ये जर्मिनल एपिथेलियल ये जर्मिनल एपिथेलियल कोशिका है। फिर वो आगे चलकर स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया के बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद जाकर वो आगे चलकर वो स्पर्मेटिड में बदला। और स्पर्मेटिड में जब कुछ उस कोशिका में बदलाव आएगा, वो चेंजेस आकर के जो है फिर वो ऐसी आकृति बदल लेगा, वो स्पर्मेटोजोआ कहलाएगा। लेकिन वो कैसे बदलेगा वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिलता रहे। और बेल आइकन प्रेस करें आपको
मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।